ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया से बचने के लिए मैंने अपनी मौत का नाटक किया था। मेरे लिए शानदार अंतिम संस्कार हुआ, यहाँ तक कि मेरी एक्स गर्लफ्रेंड ने भी किसी और से शादी कर ली। मुझे लगा सब खत्म हो चुका है, लेकिन 1 साल बाद बार में जैसे ही मैंने सिर उठाया, मेरी सांस वहीं रुक गई। सामने वही लड़की बैठी थी, गु वानशिंग, वो लड़की जिससे बचने के लिए मैंने अपनी मौत तक का ड्रामा किया था। उसकी बर्फ जैसी ठंडी आंखें सीधे मुझे घूर रही थीं। वो करीब 30 सेकंड तक हंसती रही, फिर उसके होंठों पर खतरनाक मुस्कान आ गई। उसने शराब का गिलास उठाया और एक ही घूंट में खत्म कर दिया। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने तुरंत सिर नीचे किया और फोन में मैसेज टाइप किया, तुमने गलत इंसान पहचाना है, मैं तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। मैसेज भेजते ही मैं तेजी से बार से बाहर निकला। 5 गलियां भागने के बाद जाकर मेरी सांस रुकी। मैंने सोचा अब मैं सुरक्षित हूँ। मैं सड़क किनारे खड़ा टैक्सी रोक रहा था। खुशकिस्मती से एक खाली टैक्सी रुक गई, लेकिन जैसे ही मैं अंदर बैठने लगा, किसी ने पीछे से मेरा हाथ पकड़ लिया। उस लड़की की खुशबू मैं उसे कभी भूल ही नहीं सकता था। मैं डर के मारे पलटा भी नहीं, क्योंकि मैं जानता था अगर वो सच में गु वानशिंग हुई तो आज मैं बचने वाला नहीं हूँ। गु वानशिंग मुझे सीधे पास के होटल में ले गई। कमरे में घुसते ही उसने दरवाजा लॉक कर दिया। वो ठंडी नजरों से मुझे घूरते हुए बोली, भाग क्यों रहे थे? मैं चुप रहा। वो धीरे से मुस्कुराई, फिर अचानक पिस्टल निकालकर मेरी कनपट्टी पर रख दी। कुछ बोलो, वरना गोली चलने के बाद बोलने का मौका नहीं मिलेगा। मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज़ अब भी कांप रही थी। मैं नहीं भाग रहा था, मैं बस घर जाना चाहता था। मेरा जवाब सुनकर उसकी आंखें लाल हो गईं। तुम जानते हो मैं कैसी हालत में हूँ, फिर भी मुझे छोड़कर चले गए? उसने गुस्से में पूछा। एक बार फिर पूछती हूँ, तुमने मुझसे ब्रेकअप क्यों किया? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि मैं तुम्हारा लोगों को मारना बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हारी वजह से हर वक्त मौत मेरे आसपास घूमती रहती है। हमारा रिश्ता बहुत पहले खत्म हो चुका है, अब मुझे जाने दो। मेरी बात सुनते ही गु वानशिंग का चेहरा पूरी तरह बदल गया। उसके हाथ गुस्से से कांपने लगे। वो जोर से चिल्लाई, जियांग चैन, किसने कहा कि मैं ब्रेकअप मानती हूँ? तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। मैंने मौका देखकर दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दी, लेकिन तभी, भागकर कहाँ जाओगे? उसकी ठंडी आवाज़ मेरे कानों में गूंजी। तुम्हें पता है ना, मैं जिसे चाहती हूँ उसे मरने के बाद भी ढूंढ लेती हूँ। मेरे हाथ कांपने लगे और अगले ही सेकंड धड़ाम, गोली मेरे कान के बिल्कुल पास से निकली। मेरे कान सुन्न हो गए। दरवाजे में बना गोली का छेद साफ बता रहा था, ये कोई मजाक नहीं था। गु वानशिंग सच में पागल हो चुकी थी। वो सच में मुझे गोली मार सकती थी। मेरे पैर कांपने लगे और मैं फर्श पर गिर पड़ा। धीरे धीरे वो मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई। उसने नीचे झुककर मेरे चेहरे को देखा और मुस्कुराते हुए बोली, अब भागकर दिखाओ, देखते हैं तुम तेज हो या मेरी गोली। तुम तेज भागते हो या मेरी गोली तेज है? मैं इस तरह की मानसिक यातना अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज मैं इस पागल इंसान से खुद को नहीं जोड़ सकता, वरना भविष्य में इससे छुटकारा नहीं मिल पाएगा। मर जाओ, मर जाओ। मैंने मजबूत दिल से यह कहा। मैं बेखौफ होकर गु वानशिंग की तरफ देख रहा था। या तो मुझे मार दो या मुझे जाने दो। मेरी यह बात सुनकर वह औरत पूरी तरह पागल हो गई। गु वानशिंग का चेहरा और भी ठंडा हो गया। उसने मुझे जोर से पकड़ लिया और गुस्से में मेरी उंगली तक काट ली। ठीक है, मैं अभी तुम्हें मार देती हूँ। शब्द खत्म होते ही उसने पूरी ताकत से मुझे बिस्तर पर फेंक दिया। रात हो चुकी थी। गु वानशिंग सोफे पर बैठी थी। मेरे विचार बहुत दूर चले गए। गु परिवार की इकलौती बेटी होने के कारण गु वानशिंग बचपन से ही अलग स्वभाव की थी। प्यार और लाड प्यार के बावजूद उसका स्वभाव बहुत खतरनाक था। 3 साल की उम्र में उसे विशेष प्रशिक्षण के लिए भेज दिया गया। 6 साल में उसने राज्य स्तर की ट्रेनिंग शुरू कर दी। 8 साल की उम्र में वह एक बेहतरीन शार्प शूटर बन गई। वह लंबे समय से काले और सफ़ेद, अपराध और कानून दोनों दुनिया में जी रही थी। 14 साल की उम्र में उसने एक पूरी सैन्य ताकत अपने हाथ में ले ली। मैं उसे 2 साल पहले मिला था। उस समय वह दुश्मन संगठन की लीडर थी। कई लोगों को मारने के बाद भी वह एक गली में अपने साथियों का इंतजार कर रही थी, और मैं अभी अभी वयस्क हुआ था और लोग मेरा पीछा कर रहे थे। मैंने गु वानशिंग को देखा भी नहीं। मैं सीधे कूड़ेदान में कूद गया और ढक्कन से खुद को ढक लिया। 5 विदेशी मजबूत लोग मेरा पीछा करते हुए आए और टूटे फूटे अंग्रेजी में गु वानशिंग से पूछा कि क्या उसने एक लड़के को देखा है। गु वानशिंग दीवार से टिककर खड़ी थी, खून से सने अपने जूतों को देख रही थी और उन्हें नजरअंदाज कर रही थी। वे लोग गली में खोज करते रहे और आखिर में कूड़ेदान के पास पहुंच गए जहां मैं छिपा था। उन्होंने चीनी भाषा में उससे कहा कि वह उनकी मदद करे। गु वानशिंग ने लापरवाही से कहा, तुम्हारी मदद करूं? मैं नुकसान वाला काम नहीं करती। मैंने होंठ काटकर कहा, अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं सब कुछ कर दूंगा। डील पक्की? गु वानशिंग मुस्कुराई। पहली नज़र में ही उसने तय कर लिया था कि वह मुझे बचाएगी। उसने तुरंत पिस्तौल निकाली और एक आदमी के माथे पर गोली चला दी। धड़ाम, खून मेरे पूरे चेहरे पर फैल गया। मैं डरकर लड़खड़ाते हुए उसकी तरफ भागा। बाकी 4 लोगों ने तुरंत बंदूक उठा ली, लेकिन गु वानशिंग ने बिना रुके 4 गोलियां चलाईं। धड़ाम 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 धड़ाम। चारों लोग वहीं गिर गए। मैं आधे रास्ते में ही रुक गया और समझ गया कि यह औरत कोई साधारण इंसान नहीं थी। और फिर एक ड्राइवर अचानक एक हैंडसम लड़के को गाड़ी में लेकर आया। कोई भी जिज्ञासा नहीं कर रहा था। मैं बस पीछे वाली सीट पर बैठा हुआ था। ये औरत अच्छी इंसान नहीं लगती थी। क्या वह बात करेगी? अगर उसने मुझे जाने नहीं दिया तो मैं क्या करूं? पुलिस को बुलाऊं? लेकिन एफ देश की पुलिस क्या कर पाएगी? अभी अभी 5 गुंडे मेरा पीछा कर रहे थे। मैंने पुलिस को कॉल किया था, लेकिन मेरा फोन ही टूट गया। कार एक बड़े विला के सामने रुकी।
गुवानशिंग ने अपने ड्राइवर विले को कहा, तुम जाओ, कुछ दिनों तक मुझसे मत मिलना। विले देर से समझ पाया और बोला, बॉस, क्या शादी होने वाली है? लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। गुवानशिंग मुझे विला के अंदर बाथरूम तक ले गई। मैं तुम्हें खुद नहला दूंगी। मैं घबरा गया। मैं खुद नहा लूंगा। मेरी आवाज़ डर से बदल चुकी थी। गुवानशिंग ने सिर हिलाया और दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने तुरंत खुद को बाथरूम में बंद कर लिया। वह बाहर ही खड़ी रही, कहीं दूर नहीं गई। उसे डर था कि मैं भाग जाऊंगा और वह मुझे पकड़ने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। मैंने खुद से कहा, यहाँ से भागना आसान नहीं है। अगर मैं विला से बाहर भी निकल गया तो भी मुझे जल्दी पकड़ लिया जाएगा। और सबसे खतरनाक बात, उसके पास बंदूक है। अगर मैं उसे नाराज़ कर दूं तो मेरी जान जा सकती है। बेहतर है अभी शांत रहूं और सही मौका आने का इंतजार करूं। मैंने दरवाज़ा खटखटाया। अभी तैयार हो जाओ। बाहर से उसकी बेचैन आवाज़ आई। मैं जल्दी से बाथरोब पहनकर बाहर निकला ही था कि गुवानशिंग ने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे बिस्तर पर खींच लिया। उसके ठंडे होंठ मेरे होंठों से टकराए। दोनों पल भर के लिए हैरान रह गए। यह हमारा पहला किस था। अगले दिन दोपहर में मैं जागा। मैं धीरे से उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक हाथ ने मुझे पकड़ लिया। कहाँ जा रहे हो? उसकी नींद से भरी आवाज़ में भी एक अजीब सी आकर्षकता थी। मैं घबरा गया और निगलते हुए बोला, मुझे कुछ काम है। गुवानशिंग ने आंखें बंद करके मुस्कुराया। तुम बहुत होशियार हो, वाकई बहुत होशियार। वह मुझे परख रही थी, मेरी सीमा देख रही थी। मैं समझ चुका था वह मुझे जाने नहीं देगी। या तो वह मुझसे प्यार कर चुकी है या फिर मुझे हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहती है। मैं चुप रहा। उसने अचानक आंखें खोलकर मुझे देखा। तुम्हारा नाम क्या है? मैंने शांत होकर कहा, जियांग चैन। नाम सुनते ही वह उठ गई। उसने कपड़े पहनते हुए कहा, अलमारी में नए कपड़े हैं, पहन लो, नाश्ता करो, फिर मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगी। और वह दरवाज़ा खोलकर बाहर चली गई। मैं नीचे चला गया और मैंने एक गहरी सांस ली और कपड़े पहन लिए। जब मैं नीचे पहुंचा तो देखा कि वह औरत किचन में थी। मैं टेबल के सामने बैठ गया और स्कूल वापस जाने के बारे में सोचने लगा। मैंने तुरंत घर जाने का टिकट भी खरीद लिया। तभी गुवानशिंग दूध और नाश्ता लेकर आई। खा लो। मैंने खाना शुरू किया, लेकिन मैंने देखा कि वह मुझे लगातार देख रही थी और खुद कुछ नहीं खा रही थी। मैं कुछ पूछना चाहता था लेकिन रोक लिया। उसकी नज़रें मेरे ऊपर ऐसे थीं जैसे सुई चुभ रही हो। कोई भी इस तरह घूरे जाने को सह नहीं सकता। जब मैं खाना खत्म कर चुका, गुवानशिंग उठी और बाहर जाने लगी। मैंने पूछा, तुम मेरे साथ नहीं रुकोगी? उसने ठंडी आवाज़ में जवाब दिया, नहीं, मैं बस डरती हूँ कि तुम मुझे छोड़कर भाग जाओगे। गुवानशिंग अब और ज्यादा परेशान करने वाली लग रही थी। उसने आज तक ऐसा आदमी कभी नहीं देखा था जो उससे इस तरह दूरी बना रहा हो। मैं इस तरह का पहला इंसान था। पूरे रास्ते में चुप रहा। गुवानशिंग का चेहरा बहुत गंभीर था। वह बोली, तुम मुझसे इतना नफरत करते हो कि एक शब्द भी नहीं बोलते? मैंने बस 2 ही शब्द कहे, मदद चाहिए और कार टेस्ट करनी है। गुवानशिंग ने ठंडी आवाज़ में पूछा, कहाँ जा रहे हो? कितना समय लगेगा? मैंने खुद को संभालते हुए कहा, बस थोड़ा सा, पहले स्कूल जाना है, कल सुबह तक काम खत्म हो जाएगा। ये सुनते ही गुवानशिंग ने अचानक स्टीयरिंग पकड़ लिया। नहीं। फिर उसने कहा, मैं तुम्हें शाम 7 बजे लेने आऊंगी। मैं शांत रहने की कोशिश करते हुए बोला, ठीक है, मैं 7 बजे मिलूंगा, तुम अपना काम करो। लेकिन अचानक उसने ब्रेक लगा दिए। क्या तुम सच में शाम को मुझसे मिलोगे? मैंने अपने झूठ के परिणामों के बारे में सोचा और थोड़ा डर गया। भले ही वह कल से अब तक थोड़ी नरम थी, लेकिन मैं अब भी उससे डरता था। मैंने कहा, हाँ, जरूर मिलूंगा। असल में मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। मैं स्कूल जाकर सबसे पहले टिकट खरीदने वाला था और फिर हमेशा के लिए यहाँ से भाग जाने वाला था। गुवानशिंग ने मुझे गहराई से देखा। हम स्कूल के गेट पर पहुंच चुके थे। मैं कार से उतरने लगा। वह मुझे घूर रही थी, जैसे वह कुछ पकड़ने का इंतजार कर रही हो। शायद वह चाहती थी कि मैं मान लूं कि मैं भाग रहा हूँ, लेकिन मैं चुप रहा। मैंने हल्की सी मुस्कान दी और कहा, शाम को मिलते हैं। गुवानशिंग ने सिर नहीं हिलाया। मैं जल्दी से कार से उतर गया और खुद को शांत रखते हुए कदम बढ़ाने लगा। जैसे ही मैं स्कूल के गेट की तरफ बढ़ा, पीछे से अचानक एक आवाज़ आई। मैंने मुड़कर देखा। सड़क के दूसरी तरफ गुवानशिंग कार से बाहर निकली और मुझे आवाज़ दी, जियांग चैन, याद रखना, मैं गुवानशिंग हूँ। फिर उसने हल्की मुस्कान दी, इतनी तेज़ और खतरनाक मुस्कान कि मैं पल भर के लिए रुक गया। मैंने हाथ हिलाया और फिर स्कूल के अंदर चला गया और पीछे गुवानशिंग ने फ़ोन निकाल लिया। मॉस्को अकादमी के चारों तरफ सन्नाटा और ठंडी हवा फैली हुई थी। मैं एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र था और कल ही मैंने ग्रेजुएशन डिनर खत्म किया था। जल्दी जल्दी मैंने हॉस्टल में अपना पासपोर्ट और सर्टिफिकेट बैग में डाला। दूसरे फ़ोन से मैंने सबसे पहली फ़्लाइट बुक कर ली। मैं अपने कपड़े और सामान तक नहीं ले सका। जैसे ही बैग उठाकर बाहर भागा, दरवाजे पर एक क्लीनर से टकरा गया। 15 मिनट बाद एक क्लीनर धीरे धीरे कूड़े की गाड़ी स्कूल से बाहर निकाल रहा था। उस गाड़ी में मैं था, सूट पहने हुए। स्कूल के बाहर कई लोग खड़े थे, अफ्रीकन, एशियन, यूरोपियन, अमेरिकन, सब। छात्रों के बीच माहौल तनावपूर्ण था। किसी भी वक्त हमला हो सकता था। मैं दिल की तेज धड़कन के साथ गाड़ी धकेलता रहा। खुशकिस्मती से मैंने कपड़े पहले ही बदल लिए थे, वरना पकड़ा जाता। मैंने मास्क नीचे खींचकर आधा चेहरा ढक लिया। तभी मैंने देखा, एक अफ्रीकन आदमी मेरे सोते हुए फोटो को हाथ में लिए खड़ा था। मेरी पीठ ठंडी पड़ गई, लेकिन वे लोग सिर्फ इधर उधर देख रहे थे। उन्होंने मुझसे सीधे सवाल नहीं किया। मैंने करीब आधा घंटा तक कूड़े की गाड़ी धकेली। आखिरकार मैं दीवार के पास बैठकर राहत की सांस लेने लगा। मैंने जल्दी से बैग उठाया और एयरपोर्ट की तरफ भागने के लिए मुड़ा ही था
कि सामने का दृश्य देखकर मैं जम गया। गुवानशिंग दूर खड़ी थी और मुझे घूर रही थी। उसकी आवाज़ ठंडी थी। शाम को मिलेंगे जियांग चेन, तुम झूठ बोलने में बहुत अच्छे हो। मैंने तुरंत मुड़कर भागने की कोशिश की। दिल ऐसा लग रहा था जैसे बाहर निकल आएगा, लेकिन कुछ ही कदमों में गुवानशिंग ने मुझे पकड़ लिया। उसने गंभीर आवाज़ में कहा, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं उसकी बात सुनकर पूरी तरह हिल गया। मैं कुछ बोल नहीं सका। मैंने तुरंत कहा, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। लेकिन उसने मुझे कसकर गले लगा लिया। मैं इंतज़ार कर सकती हूँ जब तक तुम मुझे पसंद न करने लगो। उसकी बात खत्म होते ही कुछ काले कपड़ों वाले लोग हमारे चारों तरफ आ गए। आखिरकार मुझे फिर से विला ले जाया गया। उस दिन के बाद गुवानशिंग बदल गई। वह रोज़ 3 टाइम खाना बनाती थी, मेरे कपड़े खुद धोती थी और देर रात तक मेरे साथ रहती थी। वह मुझे आज़ादी देती थी, लेकिन हमेशा दूर से निगरानी रखती थी। अगर मैं किसी चीज़ को सिर्फ 1 सेकंड देखता तो वह अगले ही पल मेरे सामने होती। 3 महीनों तक उसने कभी गुस्सा नहीं किया। उसे पता था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन उसने कभी मुझे एक्सपोज नहीं किया। शायद यह उसका पहला प्यार था और वह इसे खोना नहीं चाहती थी। रात के 2 बजे वह अब तक घर नहीं लौटी थी। मैं बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। 6 महीने में यह पहली बार था जब वह इतनी देर से बाहर थी। मेरे दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगे। क्या कुछ हो गया है या उसकी ज़िंदगी में कोई नया मोड़ आ गया है? मैं खुश भी नहीं हो पा रहा था और तभी मुझे एहसास हुआ शायद मुझे भी उससे लगाव हो गया है। मैं खिड़की के पास खड़ा हुआ। उसके मुझे बचाने के पल याद आने लगे। उसके साथ बिताया हर पल और मेरी धड़कनें तेज हो गईं। किचन में साथ खाना बनाना, टीवी देखना और रात को सितारों को देखना, सब कुछ अब मुझे खालीपन नहीं, याद बनकर चुभने लगा था। उस समय अचानक एक कार अस्पताल के अंदर घुस गई। मैं तुरंत नीचे भागा और जो देखा उससे मेरा दिल बैठ गया। गुवानशिंग खून से लथपथ थी। डॉक्टर उसकी गोली निकालने की कोशिश कर रहे थे। उसकी हालत बहुत गंभीर थी और उसकी सांसें धीरे धीरे कमजोर हो रही थीं। मैं घुटनों के बल गिर गया और उसका हाथ पकड़ लिया। गुवानशिंग, मुझे तुमसे प्यार है। अगर तुम बच गई तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। 2 मिनट बाद ही चमत्कार हुआ। उसकी हालत थोड़ा स्थिर होने लगी। डॉक्टर ने तुरंत सर्जरी जारी रखी। विल और किनफेंग उसके साथियों को लेकर फार्म की तरफ चले गए। 3 दिन बाद वह मेरी बाहों में होश में आई। उसने धीमी आवाज में पूछा, क्या वो बातें सच थीं? मैंने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उस दिन से हमारी जिंदगी बदल गई। हमारा रिश्ता धीरे धीरे गर्म और सच्चा होने लगा। गुवानशिंग अब हर वक्त मुझे अपने पास रखना चाहती थी। मैं बाहर जाता तो वह बेचैन हो जाती थी। एक दिन वह किसी काम से बाहर गई थी। तभी मुझे हाई स्कूल की क्लासमेट शेन मियाओ मियाओ का फोन आया। वह एफ देश में एक एग्जीबिशन में आ रही थी और उसे मदद चाहिए थी। मैंने जल्दी से हाँ कह दी। मैं थोड़ा दर्द के साथ उठा और गुवानशिंग द्वारा खरीदा गया सूट पहन लिया। ड्राइवर मुझे एग्जीबिशन तक छोड़ने आया। कार से उतरते ही शेन मियाओ मियाओ मिल गई। उसने मुस्कुराकर कहा, जियांग चेन, चलो पहले खाना खा लेते हैं। मैंने शांत होकर कहा, मैं खा चुका हूँ, हम सीधे एग्जीबिशन देख लेते हैं। दोनों आगे पीछे चलते हुए अंदर चले गए। उसी समय विला में गुवानशिंग के सामने एक आदमी घुटनों पर बैठा था। तुम मुझे कैसे मारना चाहोगे? आदमी रोते हुए बोला। मेरी पत्नी और बच्चे को छोड़ दो। आसपास के लोग ठंडे स्वर में हंस पड़े। गुवानशिंग ने अचानक मुस्कुराते हुए पिस्तौल उठाई और उसके कंधे में गोली मार दी। और कुछ कहना है? असल में उस आदमी ने उसके एक साथी को जहर दिया था और पूरा परिवार खत्म कर दिया था। गुवानशिंग के 3 नियम थे, न मानव तस्करी, न ड्रग्स, न पुलिस सेना से छेड़छाड़। उसी वक्त एक औरत और बच्चा नीचे भागकर आए। बच्चा अपने घायल पिता की तरफ दौड़ा। धड़ाम धड़ाम 2 गोलियां चलीं और सब शांत हो गया। इसी बीच मेरे ड्राइवर का फोन बज उठा। गुवानशिंग ने कॉल उठाया और उसकी उंगलियां हल्के से कांप गईं। कॉल खत्म होते ही उसकी आंखें लाल हो गईं। और दूसरी तरफ मैं शेन मियाओ मियाओ के साथ एग्जीबिशन में था। उसने हल्के से पूछा, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? मैंने बिना झिझक कहा, हाँ है। ये सुनकर वह चुप हो गई और माहौल अजीब सा हो गया। उधर गुवानशिंग का चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। मियाओ मियाओ अभी भी वहीं खड़ी थी, उसी जगह पर। मैं वापस नहीं गया। शेन मियाओ मियाओ की नज़रें बहुत भारी लग रही थीं। मुझे साफ महसूस हो रहा था कि वह देर तक मुझे देख रही थी। मैंने खुद से कहा, चलो किसी को भेजकर मैसेज कर देता हूँ, फिर कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन तभी शेन मियाओ मियाओ पीछे से दौड़कर आई। जियांग चेन, मैं तुम्हें छोड़ने चलूंगी। मैं तेजी से आगे बढ़ने लगा। ड्राइवर की कार ऊपर आ चुकी थी, लेकिन अचानक मेरा पैर फिसला। मैं गिरते गिरते बचा। शेन मियाओ मियाओ ने मुझे पकड़ लिया। धन्यवाद सीनियर। तभी अचानक एक ठंडी आवाज गूंजी और अगले ही पल मैं एक परिचित बाहों में खींच लिया गया। मैंने ऊपर देखा। गुवानशिंग हाथ में पिस्तौल लिए खड़ी थी और बिना रुके उसने 5 गोलियां चला दी। धड़ाम 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 धड़ाम। गुवानशिंग, मत चलाओ। मैंने कांपते हाथों से पिस्तौल पकड़ ली। वह ठंडी आवाज में बोली, हट जाओ, मैं उसे खत्म कर दूंगी। मैंने जल्दी से कहा, चलो घर चलते हैं, ठीक है? मैं उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था। वह गुस्से में आकर पिस्तौल नीचे कर बैठी और मुझे कार में खींच लिया। शेन मियाओ मियाओ खून से भरी आंखों के साथ चिल्लाई, जियांग चेन, वह तुम्हारे लायक नहीं है, वह एक दानव है। गुवानशिंग ने पलटकर गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे धक्का दिया। गोली चूक गई। गुवानशिंग ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे जबरदस्ती कार में बैठा दिया। इंजन तेजी से गरजा और कार वापस विला की तरफ भाग गई। तुमने उसे क्यों बचाया? गुवानशिंग की आंखें लाल थीं। मैंने उसे घूरते हुए कहा, उसने सिर्फ मेरी मदद की थी। तुम उसे मारना चाहती हो? क्या तुम पागल हो? वह ठंडी आवाज में बोली, जो भी मुझे छूने की हिम्मत करता है उसे मरना होगा।
मैं अभी उसे खत्म कर दूंगी। इतना कहकर उसने फ़ोन उठाया। मैं तेज़ी से बालकनी की तरफ भागा और कूदने ही वाला था, लेकिन उसने मुझे पकड़ लिया। नहीं। उसकी आवाज़ पूरे कमरे में गूंज गई। मैंने धीमे से कहा, वह इसके लायक नहीं है कि तुम इतनी दूर जाओ। मैंने सिर हिलाया। मैं वादा करता हूँ, मैं उससे फिर कभी नहीं मिलूंगा। गुवानशिंग धीरे धीरे शांत हो गई और मुझे कार में वापस ले गई। रात को मुझे तेज़ बुखार हो गया। डॉक्टर बाहर खड़े थे। जब मुझे बाहर लाया गया, गुवानशिंग तुरंत मेरे पास आ गई। उसने मेरा हाथ कस कर पकड़ लिया और छोड़ा ही नहीं। अगली सुबह उसने धीमी आवाज़ में पूछा, तुम्हें अभी भी दर्द हो रहा है? डॉक्टर बुलाऊं? भूख लगी है? मैं हल्की मुस्कान के साथ बोला। इतने सवाल एक साथ, किसका जवाब दूं पहले? गुवानशिंग ने सिर झुका लिया। सॉरी, मुझे पता था वह किसके लिए माफ़ी मांग रही है, लेकिन यह माफ़ी मुझसे ज़्यादा शेन मियाओ मियाओ के लिए होनी चाहिए थी। कमरा चुप हो गया। कुछ देर बाद डॉक्टर आया और वह बाहर चला गया। उसी समय शेन मियाओ मियाओ दरवाज़ा खोलकर अंदर आई। वह थोड़ी ठीक लग रही थी। वह मुझे देखकर तुरंत बोली, सीनियर आप ठीक हैं? सॉरी, अब मैं जा रही हूँ। मैंने जल्दी से कहा, तुम्हें माफ़ी की ज़रूरत नहीं। वह हल्की मुस्कान के साथ बोली, मैंने कभी तुम्हें दोष नहीं दिया। फिर उसने धीरे से कहा, जियांग चेन, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं कुछ पल चुप रहा और फिर साफ आवाज़ में कहा, मुझे तुम्हारे लिए कोई भावना नहीं है। ये सुनते ही वह मुड़ी और दरवाजे की तरफ चल दी। वह रोना नहीं चाहती थी। दरवाज़ा खोलते समय